नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में एक और चुनावी जंग का बिगुल अब बज चुका है। जी हां, नगरीय निकायों के लिए 11 फरवरी को एक ही चरण में वोटिंग छत्तीसगढ़ में होने वाली है। वहीं 15 फरवरी को इसके नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही दोनों दलों यानी कि बीजेपी और कांग्रेस चुनावी रण में उतरने वाली है। 21 साल में आपको बता दें कि 17 लाख शहरी वोटर्स भी बढ़ चुके हैं। राज्य बनने के बाद पहली बार प्रदेश में निकाय चुनाव साल 2004 में हुए थे। तब प्रदेश में रमन सिंह की सरकार थी। उस समय मतदाताओं की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो 28,34,547 थी, जो अब बढ़कर 44,87,668 हो चुकी है। पिछले निकाय चुनाव में भी सभी नगर निगमों में कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया था। अब इस बार दोनों पार्टी शहर सरकारों पर कब्जे की कोशिश में जुटी हुई है। निकाय चुनाव का जैसे ही बिगुल बजा और भी सक्रिय दोनों ही पार्टी हो चुकी है। देखने वाली बात यह है कि इसमें कौन कितना कामयाब हो पाता है। क्या बीजेपी वापसी कर पाती है या कांग्रेस फिर से दम भर पाती है? तमाम तरह के सवाल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनावी बिगुल बजने के बाद पार्टियां और भी सक्रिय नजर आ रही है। दोनों ही राजनीतिक दल दमखम लगाते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ भी तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। तो सबसे पहले सुन ही लेते हैं वो प्रतिक्रियाएं जो फिलहाल चुनावी जंग में निकलकर सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के चुनाव और पंचायतों के चुनाव उसकी आज कार्यक्रम की घोषणा आयोग के द्वारा की गई है और उसके अनुसार नगरीय निकायों के चुनाव एक चरण में होंगे और जो ग्रामीण संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, उनके चुनाव 3 चरणों में होंगे। प्रदेश में खासतौर पे कुछ तो पहाड़ी इलाके हैं और उसके अलावा कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि नक्सली समस्या से प्रभावित हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में निर्वाचन संपन्न कराना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है और उसके लिए हम लोगों ने विशेष व्यवस्था की है। पब्लिक से मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने अधिकार का जरूर उपयोग करें और जिन लोगों को भी आप चाहते हैं कि चुनकर आएं, उन्हें आप वोट दें। नगरीय निकाय का चुनाव का परिणाम आप घोषित कर रहे हैं 15 फरवरी को, फिर आप पहला चरण पंचायत चुनाव का 18 फरवरी को, फिर 21 फरवरी को, फिर 24 फरवरी। 8 दिन से 9 दिन के अंदर में चारों परिणाम घोषित कर रहे हैं। तो एक साथ 24 तारीख को परिणाम घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं न कहीं ये पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह का मुझे लगता है कि ये रणनीति है और चुनाव आयोग से मांग है पुनः इस पे विचार करें और पूरे चुनाव का परिणाम एक ही साथ 24 तारीख को घोषित होनी चाहिए। हम लोग पत्र भी लिखेंगे निर्वाचन आयोग को, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग निर्वाचन आयोग भी जाएंगे और विधि विशेषज्ञों से हम इसको सलाह देंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो निकाय चुनाव का जिस तरह से बिगुल बजा है, उसके बाद राजनीतिक दल जो है सक्रिय हो चुके हैं और अब दमखम लगाते हुए पार्टियां चुनावी मैदान में नजर आ रही है। इसी को लेकर चर्चा कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रायपुर से अद्वैत माफ कीजिएगा, राहुल अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ बस्तर से सुमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल, आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से देखा गया है कि निकाय चुनाव का फाइनली बिगुल जो है बज चुका है। अगर इन चुनावों की बात करें, पहले सस्पेंस बना था कि चुनाव कब होंगे, लेट लतीफी क्यों हो रही है, इसको लेकर जमकर सियासत देखी गई थी। दूसरी बात, प्रणाली को लेकर बातें सामने आई थी, प्रत्यक्ष होंगे अप्रत्यक्ष होंगे। फाइनली तमाम चीजों पर अब जो है उन चीजों से पर्दा हट चुका है और अब फाइनली देखा जाए तो तारीखें भी सामने आ चुकी हैं। क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं? जी खुशी, यदि राजनीतिक तौर पर बात करें तो जो दोनों ही पार्टियां हैं उन्होंने कई दौर की बैठकें की है और उसके बाद देखा जाए तो एक कहा जाए सियासी सरगर्मी जो है वो छत्तीसगढ़ में तेज होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से निर्वाचन आयोग के द्वारा तारीखों की घोषणा की गई है, जहां पर 11 फरवरी को जो 10 नगरीय निकाय है वहां पर चुनाव होने और उसके बाद देखा जाएगा कि 17, 20 और 23 फरवरी को जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है वो होने वाले हैं और उसके साथ साथ जो चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, जैसा देखा जाएगा कि 15 फरवरी को जो मतगणना है वो नगरीय निकायों के लिए होगा और उसके बाद जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसके लिए 18, 21 और 24 फरवरी को परिणाम आने वाले हैं।
तो जो पूरा सियासी अभी खेल जो चल रहा है वो इस चुनाव के परिणाम की तारीखों पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, जहां पर कांग्रेस ने आज अपनी महत्वपूर्ण बैठक की। उसके बाद जब चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हैं वो अपने कैबिन से बाहर निकलते हैं, मीडिया को संबोधित करते हैं और संबोधित करते हुए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह वो है वो पूरी चुनाव प्रक्रिया पर उन्होंने खड़े कर दिया है। और सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा है कि जो चुनाव के परिणाम की अलग अलग तारीखें दी गई हैं उससे जो चुनाव के परिणाम है वो प्रभावित हो सकते हैं। और बीजेपी ने इसके पीछे एक बड़ी साजिश रची है, एक बड़ी रणनीति के तहत जो भारतीय जनता पार्टी है उसने इस तरीके की तारीखों का जो घोषणा है वो करवाया है। तो इस तरीके का जो आरोप है वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के ऊपर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको देखकर जो सियासत है वो छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वो लेटर लिखने के लिए रेडी है। उनके द्वारा जो पत्र है वो तैयार किया जा रहा है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जो लेटर है वो लिखा जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए पूरी तरीके से जो सियासत है उसने एक नया रुख ले लिया है, जहां पर पहले चुनाव की तारीखों का इंतजार हो रहा था, चुनाव की जो परिणाम कब घोषित होंगे इस बात को लेकर के जो चिंता जताई जा रही थी, वहीं जब तारीख की घोषणा हुई है उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी वो पूरी तरीके से अपने जो सियासी तेवर है वो दिखाते हुए नजर आ रही है। और इसे लेकर के देखा जाएगा जब पत्र लिखेंगे उसके बाद में फिर से एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जो कई प्रतिक्रियाएं वो आएंगी, तो एक नया जो सियासी रण है वो सजकर तैयार हो जाएगा। और दूसरी ओर बात करें अगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर, तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी 2 दिवसीय कल और आज जो बैठकें ली है उसके आधार पर सारी जो तैयारियां हैं वो कर ली हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर बात करें बीजेपी की, तो अभी जब मैं यहाँ पर आप खड़े होकर आपसे जब चर्चा कर रहा हूं तो रायपुर के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में अभी भी जो रायपुर संभाग की बैठक है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। सारी जो चुनाव की तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। तो एक और जो कांग्रेस पार्टी है वो अपनी बैठकें कर चुकी है, दूसरी ओर जो बीजेपी है वो अपनी तैयारियों को लेकर के लगी हुई है। अगर प्रदेश स्तर पर बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसके द्वारा विभिन्न निकायों में मुख्यमंत्री स्वयं जा रहे हैं, वहां पर करोड़ों की घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं, लोकार्पण उनके द्वारा किया जा रहा है। आज जिस तरीके से भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए सरकार की ओर से नई योजना लेकर के आई गई है, इस तरीके से जो तमाम रणनीति को देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को, अपनी सरकार को और ज्यादा मजबूती देने का प्रयास कर रही है। और वही दूसरी ओर जो कांग्रेस है वो भी लगातार अपनी चुनाव की तैयारियों को लेकर के आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखा जाए तो जब जैसे ही तारीखों की घोषणा हुई है तो एक नया जो चुनावी रण है वो छिड़ गया। और वहीं अगर बात करें प्रशासनिक स्तर पर, तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। और देखा जाए तो प्रदेश में लगभग कुल जो 1 करोड़ से अधिक जो मतदाता हैं, 1,58,00,000 से अधिक जो मतदाता हैं, उनके लिए सारी तरीके की जो तैयारियां हैं वो सुनिश्चित करने के प्रयास में निर्वाचन आयोग लगा हुआ है। खुशी जहां पर 18 से अधिक प्रकार के जो पहचान पत्र हैं उसके माध्यम से जो मतदाता है वो मतदान केंद्र में पहुंचेंगे, अपनी जो पहचान है वो साबित करते हुए मतदान करने का अवसर उन्हें दिया जाएगा। और इसके लिए पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं, वहां 10 नगर पालिका और 49 नगर पालिका परिषद, 144 नगर पंचायतों में चुनाव होना है। इस तरीके की जो तमाम तैयारियां हैं वो किया जा रहा है। कल देखा जाएगा रायपुर कलेक्टर के द्वारा एक बड़ा बैठक लिया जाएगा, वहां पर राजधानी रायपुर में किस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां निर्वाचन आयोग के द्वारा की जा रही है उस पर चर्चा की जाएगी। तो देखा जाए अभी छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर निकाय चुनाव को लेकर के जो सारी तैयारियां वो की जा रही है। एक तरफ से प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारी है वो प्रशासन करने में लगा हुआ है, दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अब अपने कमर कस चुके हैं, सारे विधायक को समझाइश दी जा चुकी है। जो कांग्रेस की बात करें तो घोषणा पत्र समिति को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं, विधायकों को समझाइश दी जा चुकी है। और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है वो अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए नजर आ रहा है। इस तरफ अगर इस घड़ी में बात करें तो संभागीय स्तर की जो बैठक चल रही है वहां पर रायपुर संभाग के सभी पदाधिकारियों को देखा जाए तो राजनीतिक दलों की तो तैयारियां जोरों पर नजर आ रही है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो खींचातान जो चल रही है राजनीतिक दलों में वो भी स्वाभाविक है। और देखा जाए तो चुनाव की शुरुआत से ही लगातार इस तरह की खींचातान देखी भी जा रही है। सुमित का रुख करूंगी। सुमित, देखिए राजनीतिक दलों की खींचातान, तमाम तैयारियों को लेकर राजनीतिक दलों के लेकर चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले सबसे पहला सवाल, चुनाव क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनावी तैयारियों की तस्वीरें मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दूं इस बार का जो चुनाव है, अगर निगम चुनाव की हम बात करें तो बहुत
रोमांच भरा वाला है, क्योंकि इससे पहले जो महापौर थी जगदलपुर नगर निगम की, वो कांग्रेस में थी, उसके बाद बीजेपी की सरकार बनती है और बीजेपी सरकार बनने के बाद कुछ महीने बाद जो महापौर है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में प्रवेश कर लेती है। उनके साथ कई पार्षद है, वो भी कांग्रेस की जगह बीजेपी में प्रवेश कर लेते हैं। तो देखने वाली बात अब ये निकल के सामने आएगी कि जिस तरीके से जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस से बढ़त हासिल की थी पिछले नगर निगम चुनाव में, और महापौर जो है कांग्रेस की चुनी गई थी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार भी जो है केंद्र में, और अगर हम राज्य की बात करें तो भाजपा की, उसके बाद अब जो निगम के चुनाव आने वाले हैं उसमें अब दोनों पार्टियों ने काफी जोर आजमाइश की है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू से लगातार चल रहा है, लेकिन आज तारीख तय होने के बाद ही, आचार संहिता लगने के बाद जो पार्टियां हैं दोनों ही काफी मुस्तैद हो चुकी है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो प्रत्याशी है वार्डों के, उनकी नामों की सूची तैयार कीजिए। और आज प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, पहली बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद किरण देव पहली बार आज जगदलपुर में उनका आगमन हो रहा है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। और साथ ही अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से जो आने वाला समय है, जो चुनाव की जो तारीखें हैं, उन तारीखों में किस प्रत्याशियों को किन वार्ड के प्रत्याशियों को टिकट मिलेगा, जिसमें 48 जो वार्ड है जगदलपुर में, उनमें कड़ी टक्कर होनी है। उसके बाद महापौर को लेकर टक्कर होनी है। हालांकि अभी इस तरीके की कोई भी बात निकलकर सामने नहीं आई कि किस प्रत्याशी को महापौर का टिकट मिले, क्योंकि यहाँ पे कई दावेदार हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या चाहे बीजेपी की बात करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको देखने वाली है, क्योंकि पिछले समय जो निगम की जो महापौर थी वो सफीरा साहू थी। अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद उन्होंने बीजेपी में प्रवेश किया, उसके बाद सरकार जो है निगम में बीजेपी की हो गई। तो उसके बाद देखने वाली अब ये समझने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो बीजेपी है अब वो अपने जो कैंडिडेट है उनको चयन करेगी। जी निश्चित है सुमित, कुल मिलाकर देखा जाए क्योंकि यहाँ एक अलग चीज देखने को मिल रही है, क्योंकि दल बदल हुआ है। हालांकि इसके पहले जब देखा गया था कि पहले जब चुनाव हुए थे कांग्रेस ने कब्जा किया था, कांग्रेस को बढ़त मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के सामने भी तमाम तरह की चुनौतियां हैं। और इसी को लेकर राहुल आपके पास लौटूंगी। देखिए, प्रत्याशियों को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है, मंथन दोनों ही पार्टियों में जारी। जिस तरह से बीजेपी की हम बात करें कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, इसके पहले हमने देखा कि कांग्रेस ने भी बैठक ली है, प्रत्याशियों को लेकर, सिंगल नाम को लेकर भी इसमें चर्चाएं हुई हैं। जी खुशी, यदि देखें तो अगर वार्ड स्तर का चुनाव, निकाय स्तर के चुनाव को देखें तो प्रत्याशियों की घोषणा करने में जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी सहभागिता से ज्यादा जो जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले जो नेता हैं, जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं, उनकी जो प्रतिभागिता है वो ज्यादा होती है। इसे समझने के लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक विधानसभा के अंदर तमाम कई सीटें आती हैं और उस पर विश्लेषण करना एक विधायक के लिए काफी मुश्किल होता है। इसी के लिए जो पर्यवेक्षक है उनकी नियुक्ति की जाती है, जो वार्ड के जमीनी स्तर की जो स्थिति है उसे समझ पाते हैं, वहां पर वो अपने लेवल पर सर्वेक्षण करवाते हैं और वहां पर किसी वार्ड में किसी कार्यकर्ता की कितनी लोकप्रियता है इसकी जांच करते हैं और जिताऊ प्रत्याशी को निकाल करके एक जो सूची तैयार की जाती है उसे अपने वरिष्ठ नेताओं को सौंपते हैं। उसके बाद वो जो पूरी लिस्ट होती है, वो सूची होती है, उसे पीसीसी के स्तर तक लेकर के जाया जाता है। तो अगर देखा जाए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सहभागिता है वो जमीनी स्तरों के कार्यकर्ताओं की होती है, क्योंकि इसमें नए चेहरों को निकाल करके लाना होता है। क्योंकि देखा जाए तो कई जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो पार्षद के चुनाव के लिए नहीं उतर सकते, वो नगरीय स्तर के जो चुनाव है उस पर नहीं उतर सकते। तो नए चेहरों को मौका देने के लिए एक सबसे सुनहरा मौका जो पार्टियां हैं उनके पास होता है और इसी के तहत वो तैयारियां करती है, जहां पर पर्यवेक्षक जो मुख्य तौर पर नियुक्त किए जाते हैं वो पूरी सूची तैयार करके अपने उच्च अधिकारी को देते हैं और वो उसके अनुसार से तय करते हैं और अंतिम मुहूर्त जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा लगाया जाता है। और दोनों ही पार्टियां इस बात को भली भांति समझती है और इसी को लेकर के जो बैठक ली जा रही है वहां पर तमाम जो समझाई से वो दी जा रही है। अगर आज की बैठक की बात करें कांग्रेस की, तो जिस तरीके से उन्होंने विधायकों को समझाया है, तो सबसे मजबूत जो कड़ी है जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें मजबूत करने की जो बात है वो कही गई है। घोषणा पत्र समिति में जो बातें निकाली गई है, किस तरीके से जो प्रदेश सरकार को घेरा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाएगा, तो उसके लिए जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं उन्हें समझाइश दी जाएगी और उसी के आधार पर जो चयन की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से कांग्रेस में चलने वाली है। और बीजेपी ने भी सेम यही प्रक्रिया अपनाया है, जहां पर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर के, मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के सारे जो समझाइश है वो प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, बड़े जो पदाधिकारी है उन्होंने दी है। और अभी सबसे महत्वपूर्ण जो दोनों पार्टियां काम करने वाली हैं अपने उम्मीदवारों का चयन करने के लिए, वो है ग्राउंड में सर्वे। और उसी सर्वे के आधार पर देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने प्रत्याशियों का, अपने उम्मीदवारों का नाम का घोषणा करेंगे और उसके बाद जो चुनावी रण है वो पूरी तरीके से सज जाएगा। देखा जाएगा कि बड़े स्तर पर जो प्रचार प्रसार है वो पूरे प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी करेंगी, जहां पर
तमाम जो कांग्रेस और बीजेपी के जो उम्मीदवार वो आपस में टकराएंगे और इस बीच में जब निर्दलीय प्रत्याशी निकल करके आएंगे जो चुनाव को काफी ज्यादा रोमांचक बनाएंगे, क्योंकि देखा जाता है कि जब इस तरह से जो चुनाव होता है उसमें निर्दलीय जो विजेता होकर के आते हैं उनकी भी काफी ज्यादा सहभागिता होती है किसी भी निकाय स्तर पर वहां पर निकाय सरकार के गठन करने में, क्योंकि पिछले बार देखा गया था जिस तरीके से जो चुनाव की प्रक्रिया उसे इनडायरेक्ट कर दिया गया था और पार्षदों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। अब जब डायरेक्ट चुनाव है तो वहां पर भी देखा जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है दोनों अपने उम्मीदवार को लेकर के आगे बढ़ेंगे और पार्षदों को भी यहाँ पर जो पार्षद स्तर पर भी जो चुनाव है उसे लड़ने के लिए भी जद्दोजहद करते हुए कई अपने प्रत्याशी जो हैं वो नजर आएंगे और अपने वार्डों को मजबूती से लड़ने के लिए दोनों ही पार्टियां रणनीति बना करके तैयार हैं। तमाम जो पार्टी के उच्च स्तर के जो पदाधिकारी से लेकर के निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वहां तक से पूरी जो चयन है एक बनाने का प्रयास दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। उम्मीदवारों के चयन के बाद में जो चुनाव का प्रचार प्रसार होगा वहां पर देखा जाएगा कि किस तरीके से जो निकाय चुनाव है उसे पार्टियां अपने अनुसार अपने पार्टी के अनुसार मोड़ने का प्रयास करेंगी, जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने का कोशिश करेगी और वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने 13 महीनों के सरकार की उपलब्धियों को जनता तक लेकर के जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार जिस तरीके से विभिन्न निकायों का दौरा कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि करोड़ों की सौगात उनके द्वारा दी जा रही है और इन्हीं सौगातों के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो जनता का मन मोहने का प्रयास करेगी और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी सरकार की विफलताएं गिनाएगी, सरकार के अपने जो 5 साल के पिछले जो 5 साल के काम थे उसे गिनाने का प्रयास जो कांग्रेस पार्टी करते हुए नजर आएगी। तो इंतजार बस इस चीज का है कि कब जो दोनों ही प्रत्याशी अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं और उसके आधार पर जो निकाय चुनाव उसका बिगुल फूंक दिया जाएगा। जी निश्चित उम्मीदवारों के चयन की भूमिका काफी अहम होने वाली है राहुल, जिस तरह से, क्योंकि अगर एक नजर डाल लें प्रणाली को लेकर, अप्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर जिस तरह से एक सस्पेंस था, बरकरार था और फिर क्लियर हुआ कि फाइनली जो चुनाव है प्रत्यक्ष से होंगे, जनता चुनेगी, तो ऐसे में प्रत्याशी का कैसा रोल रहने वाला ये अहम होना है दोनों पार्टियों के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए, सुमित के पास लौटूंगे। सुमित, देखिए बात की जा रही थी, ठीक है, पार्टी दोनों ही लगी है दमखम चुनाव में लगाने के लिए, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए आज तारीखों की घोषणा होती है और इसके ठीक पहले देखा जाता है कि बीजेपी के कई बड़े कार्यक्रम आज रहते हैं। अगर फोकस हम करें तो आज जिस तरह से देखा गया कि भूमिहीन कृषक मजदूरों के लिए सौगात दी है, स्वच्छता की दीदियों के लिए सौगात दी गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक सौगातों का पिटारा भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने आज ही खोला है। निकाय चुनाव से डायरेक्ट कनेक्ट रहने वाला है, मेरे हिसाब से ये फायदा मिलेगा लगातार सौगातों का। देखिए, क्योंकि सरकार से लगातार उम्मीद लगाई जा रही थी कि 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे जमीनी स्तर की तो कुछ भी कार्य समझ में नहीं दिखाई दे रहा। उसके साथ कुछ दिन पूर्व बस्तर में मुख्यमंत्री का दौरा था, उसके बाद उन्होंने सुकमा, दंतेवाड़ा और बाकी जगहों में इन्होंने सौगात दी। उसके बाद फिर ये आज चुनाव की तारीख जब तय होती तो उसके बाद जो उनके प्रत्याशी है और जो पार्टी कार्यकर्ता है या बड़े नेताओं की अगर हम बात करें, विधायक या नेता मंत्रियों की अगर बात तो लगातार कोशिश की जाती। कुछ दिन पहले आज जो स्वास्थ्य मंत्री है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए, तो उन्होंने भी निरीक्षण किया। तो कहीं ना कहीं एक साफ एक संदेश था कि अब क्योंकि चुनाव नजदीक है तो उसके तहत जो जनता है उसके पास हमको पहुंचना है और जमीनी स्तर पर से काम करना, लगातार कोशिश की जाती, क्योंकि लगातार जैसे कि राहुल ने बताया हमारे सहयोगी ने कि लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। तो उसी प्रकार से बस्तर की अगर हम बात करें तो बस्तर में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज वो भी लगातार जो है बैठकों का दौर जारी करके रखे। तो उसके साथ जो प्रभारी जो है जिन्हें प्रभार दिया गया है कभी कई बाकी जगहों का, तो वो भी लगातार बैठकों का दौर चलता है। उसके तहत अब यहाँ पे कवायद शुरू होती है टिकट की। जो देखा जाता है कि यहाँ पे भी अगर हम टिकट बंटवारे की बात करें तो कई ऐसे वार्ड है जहाँ पर जो है टिकट को लेकर काफी जद्दोजहद है कि जो कुछ खास वार्ड से जो लगातार जो पार्षद जीतते आते हैं अब उनके भी टिकट बदल दिए गए हैं, क्योंकि जो सामान्य थे और जो ओबीसी थे उनमें भी थोड़ी बहुत बदलाव आया है। तो उसको देखते हुए काफी दिक्कत का सामना तो करना पड़ सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात है क्योंकि सरकार भी भाजपा की है और अगर हम देखें एक प्रकार से तो निगम भी कांग्रेस बीजेपी का था, माफी जगह बीजेपी का था। तो उसके बाद अब टिकट का बंटवारे की बात होगी तो टिकट के बंटवारे को लेकर कौन कितना सहयोग कर सकता है और किस तरीके से अपने जो पार्षद है और जो उम्मीदवार है वो किस तरीके के उम्मीदवार को खड़ा करेंगे और किस तरीके से बंटवारे को लेकर क्या सामंजस्य दोनों पार्टियों में बनता है, ये एक अहम रोल रहने वाला है इस चुनाव में। मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ सुमित। इसके अलावा एक बात ये भी जानना चाहूंगी, देखिए बस्तर, जगदलपुर ये ऐसे इलाके हैं क्योंकि अगर ये निकाय चुनाव हो रहे हैं, साफ बात है कि बीजेपी अपने 13 महीने के कार्यकाल को गिनाएगी, अपनी उपलब्धियों को इन चुनावों में गिनाएगी, कहीं ना कहीं जनता का मुंह चाहने के लिए कांग्रेस के अपने अलग आरोप है। लेकिन जगदलपुर और बस्तर इन क्षेत्रों पर नजर डाले तो सबसे बड़ी समस्या क्योंकि नक्सल रही है, नक्सलवाद रहा है और जिस तरह से ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं, क्या असर देखने को मिल सकता है क्योंकि निकाय के साथ ही पंचायत चुनाव भी शामिल हैं?
जी बिल्कुल, बता दूं कि कुछ देर पहले ही यहाँ पे जगदलपुर कलेक्टर की पीसी हुई है, उसके साथ बस्तर के एसपी बैठे हुए थे। हमने जब सवाल पूछा, क्योंकि अति संवेदनशील क्षेत्र जो बस्तर में है, उनमें चुनाव करवाने एक बहुत बड़ा क्योंकि कोशिश ही की जाती है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव भी हुए हैं, तो उन्होंने कहा काफी शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए गए हैं। और साथ ही अभी जिस तरीके से निश्चित ही कुल ऑपरेशन चल मिलाकर रहा है जद्दोजहद लगातार जारी है। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ गोपाल सामंत जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। गोपाल जी, देखिए, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन प्रश्न चिन्ह अभी भी है। हालांकि सबसे पहले तैयारियों को लेकर ही आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस तो दमखम भर रही है। खुशी जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, पूरे देश में आदरणीय मोदी जी और प्रदेश में आदरणीय विष्णुदेव साई जी जो लोगों के बीच सेवा कर रहे हैं और जो सेवा के कार्य हो रहे हैं, उनसे ये प्रतीत होता है कि जनता का 100% आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और यही हमारी सबसे बड़ी तैयारी है। और हम चुनावी तैयारी नहीं करते हैं, हम साल भर सेवा का कार्य करते हैं, जनता के बीच में रह के कार्य करते हैं। इसलिए हमें आशीर्वाद मिलना तय है। जैसे विधानसभा में हमने कांग्रेस को हराया है, जैसे लोकसभा में हमने कांग्रेस को हराया है, वैसे ही नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ेगा। और इनके 5 साल में जो काला कार्यकाल भूपेश बघेल के समय चला है, उसको कोई जनता ना भूली है, ना जनता उसके लिए माफ की है। आज आप देख रहे हैं विधानसभा की इसी हार को लेकर भी सवाल उठा रही है कि हार तो आपने दिया उनको, जीत आप गए, लेकिन 13 महीने के कार्यकाल को जनता ने देख लिया है। जनता इस बार जवाब देगी। साथ ही पंचायत चुनाव जो 3 चरण में किए जा रहे, सवाल तो अब दीपक बैठ जी उन पे भी उठा रहे हैं कि एक तरफ आप बोलते हैं एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, एक तारीख की बात करते हैं, या पंचायत चुनाव भी 3 चरणों में हो रहे हैं, नतीजे इस तरह के आ रहे हैं। दीपक जी को अभी से हार का डर सताने लग गया है। और दीपक जी को पता है कि 2 हार के बाद तो उनका अध्यक्षीय कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन तीसरे हार के बाद उनका अध्यक्षीय कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इसी हार के डर से वो बौखलाए हुए हैं और कुछ भी बयान दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, 13 महीने के सरकार में चाहे 70 लाख माताओं और बहनों के अकाउंट में सीधा महतारी वंदन का पैसा पहुंचाना हो, किसानों के अकाउंट में 3100 रुपए चाहे 3100 रुपए सीधा पहुंचाना हो, या युवाओं के बीच पीएससी के दोषियों को लाके उनको सजा दिलाने की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात हो, ऐसे समस्त कार्यों को आदरणीय विष्णुदेव साई जी की सरकार ने किया है। और भरसक प्रयास किया है कि जनता को उस काले कार्यकाल से बाहर निकाला जाए और इस प्रदेश को उस काले कार्यकाल से बाहर निकाला जाए। इसलिए हमें संपूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद, जनता का विश्वास हमारे साथ है। हमने पिछले 13 महीने में जनता का विश्वास जीतने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस चुनौती तो फिर भी दे रही है गोपाल जी। देखिए, जिस तरह अगर पहले के चुनाव की बात करें 2019 में जो हुए हैं, और स्थिति जो आपको देखनी पड़ी थी, कांग्रेस की जो स्थिति रही थी, उसको लेकर तो चुनौती तो अब भी कांग्रेस दे रही है। अगर दावा कर रही है कि ठीक है, लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के समीकरण अलग रहते हैं, लेकिन इन चुनावों के समीकरण अलग रहते हैं, समीकरणों पर बात की जा रही है। दूसरी चीज, प्रत्याशियों को लेकर क्या सामंजस्य बैठा पाएंगे पार्टी में? देखिए, कांग्रेस का प्रश्न पूछना लाजमी है, क्योंकि 2019 में उनकी जो जीत हुई थी वो बैकडोर एंट्री से जीत हुई थी। उन्होंने पूरे चुनाव का सिस्टम बदल डाला था। पिछले 19 सालों तक जो चुनाव के नियम थे नगरीय निकाय में, उन्होंने उस नियम को ही बदल डाला था अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए। वो सारे निकायों में अपने अध्यक्ष और अपने महापौर होने का दावा जरूर करते हैं, लेकिन कितने नगरीय निकाय में उनके पार्षद ज्यादा थे, ये उनसे पूछने वाला सवाल है। निर्दलीय पार्षदों को तोड़कर, उन्हें डराकर, उन्हें धमकाकर, प्रशासन का डंडा चलाकर उन्होंने अपने महापौर तो बनवा लिए थे। लेकिन आपने देखा होगा 2023 में जैसी सरकार बदली, धड़ाधड़ उनके नगरीय निकाय की सरकार गिरते गई और उनको असली लोकतंत्र के मैंडेट का पता चल गया। और रही बात कांग्रेस के दम भरने की, तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि दम तो हर कोई भर सकता है, लेकिन काम किसने क्या किया है ये जनता के सामने परोक्ष रूप से प्रस्तुत रहता है, और जनता उसी के आधार पर चुनाव करती है। और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ। निश्चित देखने वाली बात होगी जनता किस पर विश्वास जताएगी। फिलहाल शुक्रिया गोपाल जी तमाम चर्चा हमसे करने के लिए। और राहुल सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, देखिए, दमखम की जिस तरह से बात में कर रही थी, बीजेपी कांग्रेस दोनों के अलग अलग दावे हैं। हालांकि इस बार आरक्षण को लेकर भी तमाम चीजें देखी जा रही है। आरक्षण पे पहले चुनाव की तारीखें फंसी हुई थी, लेट लतीफी हो रही थी। आरक्षण जिस तरह से हम देख पा रहे हैं इस बार
महिला प्रत्याशियों को ज्यादा मौका दिया गया है। चाहे रायपुर की हम बात करें, इसके अलावा अलग चीजों की हम बात करें, सामान्य सीटें भी इसमें शामिल है। क्या आरक्षण का असर भी देखने को मिल सकता है चुनाव में? खुशी, यदि पूरे मामले को देखें, आरक्षण की प्रक्रिया जब पूरी होती है उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपना एक नया जो मुद्दा है वो लेकर के आती है। वो कहती है कि ओबीसी आरक्षण प्रदेश में सही तरीके से नहीं हुआ है और इसको लेकर के लगातार सरकार को घेरने का प्रयास करती है। जो उप मुख्यमंत्री अरुण साह वो आकर के सफाई देते हैं, तमाम जो बीजेपी के नेता है वो सफाई देते हुए दिखाई देते हैं। कांग्रेस एक दिवसीय प्रदर्शन भी करती है और इन सभी मुद्दों को लेकर के जब कांग्रेस पार्टी धरातल पर उतरेगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने चुनौती भी होगी, क्योंकि पिछले तमाम अगर आंकड़ों को देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो दावा करती है कि कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी प्रत्याशी को ज्यादा मौका दिया है और अगर सीट के बंटवारे को देखें तो जो कांग्रेस है वो अपना पक्ष लगातार जनता के बीच रखते हुए नजर आती है। तो इस वक्त में बीजेपी को सबसे जरूरी यह है कि वो जनता के सामने यह स्पष्ट कर पाए कि जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से सही हुई है। क्योंकि अगर पूरी आंकड़ों को देखें तो अगर रायपुर नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर अगर 70 वार्ड है तो 70 में से जो 16 से 17 सीटें हैं वो ST/SC को दी गई हैं, उसके बाद ओबीसी को और जनरल के कोटे को यहाँ पर भी स्थान दिया गया है। अगर रायपुर के स्तर पर समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर भी जो ओबीसी का सीट का आरक्षण है वो कहीं ना कहीं देखा जाए एक तरीके से सरकार ने संतुलित करने का प्रयास किया है, उसे साधने का प्रयास किया है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें संतुलन बैठा रहे हैं, दोनों पार्टियों में सामंजस्य की पूरी कोशिश की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किसको सफलता मिल पाती है। चलिए, आप दोनों का फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, दावे, वादे और सवाल का दौर चुनावी बिगुल के साथ शुरू हो चुका है, पर इन सवालों का जवाब मिलेगा चुनावी नतीजों के साथ, और जो देखने वाले होंगे कि आखिर ये नतीजे क्या कहलाते हैं, किनके दावे और वादे कामयाब हो पाते हैं। तो फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।